हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ एक बार फिर से जी के मॉक टेस्ट का भाग 36वां लेकर। तो दोस्तों, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार से क्षमादान देता है। किस तरह से? वो कौन कौन सा है? लघुकरण, पहला नोट कर लेना दोस्तों आप। तो पहला लघुकरण हो गया, दूसरा है परिहार, तीसरा है आपका विराम, चौथा है प्राविलंबन, और 5वां है क्षमा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया थोड़ा सा राष्ट्रपति की क्षमादान के बारे में। तो कितने प्रकार से करता है? 5 प्रकार से, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन और क्षमा। दोस्तों, एक करता सवाल हमसे पूछा है कौन से अनुच्छेद में। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारतीय वित्त आयोग का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है या मिलता है। तो दोस्तों, भारतीय वित्त आयोग के बारे में हमें अनुच्छेद 280 में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक तो फैक्ट और देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे सवाल में कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो दोस्तों, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। इसके अलावा एक अगला पॉइंट है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना आप लोग। तो सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 280 सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है सवाल, राजा रवि वर्मा का संबंध किस कला क्षेत्र से था। तो दोस्तों, त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा थे। कहाँ के थे? त्रावणकोर के राजा थे रवि वर्मा, जो चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि चित्रकला सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार की चित्रकला। तो ये ज़्यादातर बनाते थे हिंदू पौराणिक चित्र, जैसे महाकाव्यों पर हो गया, किसी कहानी पर हो गया हिंदू धर्म की। तो इस तरह से चित्र बनाते थे। अगर त्रावणकोर के राजा थे, ये याद रखना। दूसरा, इनको भारत का लियोनार्डो विंसी कहा जाता है, भारत का विंसी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अदर फैक्ट्स हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। तो सवाल का आंसर होगा हमारा चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए। तो ये राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों, सबसे गहरी झील और सबसे प्राचीन झील भी है कौन सी? बैकाल झील, रूस। याद रखना दोस्तों। और ये भूगोलविद बताते हैं कि ये लगभग 3000 करोड़ वर्ष पुरानी झील है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पूछा गया कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, IBA भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1946 में। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत बैंकों के निगमन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अगला है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये हमारा देहरादून, यानी कि उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त बैंक कहलाता है? ब्लड बैंक किसको कहते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ठीक है दोस्तों, इसको स्प्लीन भी कहते हैं अंग्रेजी में, प्लीहा को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मधुमेह से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों पूछा गया है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, इसी को और आसान भाषा में शुगर की बीमारी भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको पूछा गया है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उससे होता है दोस्तों अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क यानी कि दक्षिण। तो दोस्तों सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1985 में। स्थापना के समय 1985, स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या थी 7, मतलब 7 देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी याद रखना आप लोग, काठमांडू। और इसमें 2007 में ये 8वां देश 2007 में जोड़ा जाता है, वो कौन सा होता है? अफगानिस्तान। एक फैक्ट हो गया 1985 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, ये नोट करते जाना आप लोग। तो और अगर इसके देशों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान, अच्छा निम्न में से पूछा गया है, अफगानिस्तान 2007 में ही जुड़ा है, मालदीव संस्थापक देश है, पाकिस्तान भी संस्थापक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार सार्क में नहीं जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं, यह है सार्क के देश, 8 देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश हैं। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, मुद्रास्फीति की दशा में बाजार पर क्या फर्क पड़ता है? हमसे पूछा गया मुद्रास्फीति यानी कि अगर बाजार में मुद्रा यानी कि पैसे की अधिकता हो जाए तो बाजार में क्या होगा? स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। सस्ता हो जाता है? नहीं। महंगा हो जाता है? हाँ बिल्कुल महंगा हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कॉस्मोलॉजी क्या कहलाता है? तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी संपूर्ण ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉस्मोलॉजी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों भारत में कुल कितनी ज्वालामुखी हैं? 2। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है बैरंदी, दूसरा है नारकोंडम। अच्छा अब हमसे सवाल क्या पूछा गया? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार। अच्छा दोनों ही है, नारकोंडम भी अंडमान में है, बैरंदी जागृत ज्वालामुखी है भारत का, और नारकोंडम सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला लोकायुक्त किसे बनाया? पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कुल कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई जिससे सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 है, तो पूछ रहा है कि कितने जोड़े गए हैं कि 34 हो गई है।
मतलब अगर आपको ये पता होगा कि इससे पहले कितने थे तो आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ लेंगे। इसके पहले थे दोस्तों 30 जज थे या न्यायाधीश हुआ करते। अब 34 होगी तो कितनी जोड़े गए हैं? 4। और ये अभी तक की सर्वाधिक जनसंख्या। 34 को हम लोग मतलब 1 + 33 ये मुख्य न्यायाधीश होगा और ये 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 न्यायाधीश सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लें, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आईफा अवार्ड राजी फिल्म ने। भारत पाकिस्तान संबंधों पर बनी ये फिल्म है जो जिसमें आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा फर्म का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा फर्म या सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे का नाम क्या है? पहले तो उसका नाम देख लेते हैं हम लोग, दाऊ तिएंग। अच्छा, नाम देख के आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे हो सकता है। तो यह है वियतनाम में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, नई दिल्ली शहर के वास्तुकार निम्न में से कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार लुटियंस। अच्छा, लुटियंस के साथ एक नाम और आता है, हर्बर्ट बेकर। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, जो भी अगर नई दिल्ली के बारे में फैक्ट आता है ना तो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर में से ही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आज का अंतिम सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कृषि विज्ञानी भी थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है दोस्तों, फैक्ट बनता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? तो ये दी जाती है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये संविधान सभा देती है। और एक सवाल और कंफ्यूज करने वाला आता है, इसमें पूछा जाता है कांग्रेस ने कब मान्यता दी थी? तो कांग्रेस ने 1931 के अधिवेशन, जो कहाँ पे होता है, कराची अधिवेशन में मान्यता दी थी। शुरुआत में पिंगली वेंकैया जी ने सिर्फ 2 रंगों का, लाल व हरा रंग का झंडा बनाया था, लेकिन गांधी जी कहने पर इसमें शांति का रंग सफ़ेद जोड़ दिया गया। फिर बाद में और मॉडिफिकेशन होता है तो बढ़ता जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंगली वेंकैया। ये इनका चित्र पिंगली वेंकैया जी का। ठीक है दोस्तों, इन्हीं ने बनाया था राष्ट्रीय, ये डिज़ाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज हमारा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब देख लेते हैं कल का सवाल। आप लोगों को सवाल दिया गया था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के बारे में उपबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिए गए थे? तो दोस्तों विशेष राज्य के बारे में उपबंध अनुच्छेद 35 के तहत दिए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 370 में क्या बताया गया था दोस्तों? 370 में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए। होमवर्क है, वह सल्तनत कालीन सुल्तान जिसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, हर कोई बता देगा। कक्षा 7वीं 8वीं का सवाल है, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर किस तरह देना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर देंगे। अगर आप लोगों को इससे कुछ ज़्यादा भी आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या सुधार की ज़रूरत है, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। हम लोग और हमारी टीम आपके उस कमेंट पर गौर ज़रूर करेगी।
तो मिलते हैं कल फिर इसी समय दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।